गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का आप लोगों का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है द्रव अवस्था से, है ना, या फिर बोलते हैं जिसे लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है ना। देखो लिक्विड स्टेट क्या होती है आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या रहता है। देखो लिक्विड स्टेट क्या होती है आप लोगों को पता है कि द्रव जो होते हैं उनके गुण किस प्रकार से होते हैं आपको पता है। इनका जो हम क्या करते हैं, जब गैस को थोड़ा सा संपीड़ित करेंगे तो हमें द्रव अवस्था मिलेगी, और जो द्रव अवस्था होती है वो जिस पात्र में उसे रखा जाता है उसकी शेप ले लेती है। दूसरा ये कि इनका एक निश्चित आयतन होता है ना, तो और इनके निश्चित इनके मध्य में कोई इंटरेक्शन फोर्सेस काम करते हैं, है ना। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके मध्य में किस प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं, या फिर किस प्रकार से इनके मध्य में अंतराण्विक बल काम करते हैं। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा जो आज का टॉपिक है आप लोगों का, पहला तो हो गया कि द्रवों के मध्य में अंतराण्विक बल के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं द्रव जल की संरचना, कि भाई वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतराण्विक बल, जिसके अंतर्गत जो पहला बल है वो आपके पास होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, या फिर जिसे हम बोलते हैं किज़ॉम, या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट जिसे बोलते हैं। जैसे कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, या फिर मैं कह दूँ इसे द्विध्रुव आकर्षण बल जिसे कह दूँ, ये किज़म के द्वारा दिया गया था, 1912 में दिया गया था, है ना। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि जब द्विध्रुव क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को द्विध्रुव क्या होता है ध्यान रखना। जब भी किसी मॉलिक्यूल में इस तरीके से एक तरफ तो पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो, है ना, जैसे कि हम बात करें HF की बात कर ले, है ना। HF की अगर मैं बात कर लूँ तो HF में फ्लोरीन पर तो क्या है, पार्शियली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इससे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव बन गया, मतलब इस प्रकार से एक द्विध्रुव का निर्माण हो गया। तो जब भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में जिनमें डायपोल परमानेंट डायपोल, इस तरीके से परमानेंट डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है ना, तो उनके मध्य में जब इंट्रैक्शन होती है, उनके मध्य में जब आकर्षण होता है, तो देखो क्या होगा, एक डायपोल ये रहा, दूसरा डायपोल ये रहा, है ना। तो इनके मध्य में आकर्षण होगा प्लस और नेगेटिव के बीच में, और आगे ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा और इंट्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, या फिर द्विध्रुव आकर्षण बल इसको बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास होता है द्विध्रुव डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है, देखो कि अभी तक तो क्या था कि दो मॉलिक्यूल थे, दोनों के दोनों में क्या था, डायपोल उपस्थित था, है ना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें क्या होता है, परमानेंट डायपोल क्या है, उपस्थित नहीं होता। मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल तो ऐसा है जिसमें क्या है, परमानेंट डायपोल उपस्थित है ना, और एक ऐसा होता है जिस पर कोई भी डायपोल उपस्थित नहीं होता, है ना। अब क्या होता है, देखो क्या होता है कि चूंकि इसमें डायपोल उपस्थित है और इसमें डायपोल नहीं है, इसमें चार्ज ना ऐसे ही फैले हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे ही फैले हुए हैं, है ना। तो जैसे ही आप इसको इसके पास लेके जाओगे, जैसे ही इसके पास आएगा तो क्या होने लग जाएगा, ये जो है इसके अंदर भी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके अंदर भी क्या होने लग जाएगा, चार्ज का सेपरेशन होने लग जाएगा। किस प्रकार से होगा देखना चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव सारे इस नेगेटिव की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे और नेगेटिव इधर रह जाएंगे, है ना। और इनके अब क्या हो गया, ये भी डायपोल, अब ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल था, ये उदासीन था, चूंकि इसके पास में दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, डायपोल है, द्विध्रुव है, वो इससे आकर्षित होता है, ये इसकी तरफ आकर्षित होता है, और फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और ये भी जो है, जो उदासीन था, ये पहले क्या था, उदासीन था, न्यूट्रल था, तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और फिर क्या बना लेते हैं, एक डायपोल या फिर द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं, है ना। अब देखो तो इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। तीसरा जो प्रकार है वो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, है ना, प्लस और नेगेटिव ऐसे फैला हुआ है इनमें, है ना।
अब क्या होता है कि किन्हीं कारणों से, किसी भी रीज़न से, कोई सा भी रीज़न हो सकता है, किन्हीं कारणों की वजह से इनमें से एक में डायपोल आ गया, है ना। अब इसमें डायपोल आ गया तो ये इसको भी क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। तो ये खुद भी कहीं से प्रभावित हुआ, तो इसीलिए इसको बोला है प्रेरित द्विध्रुव या फिर इंड्यूस्ड डायपोल, क्योंकि ये खुद भी कहीं से प्रेरित हुआ। पहले तो ये भी न्यूट्रल था, फिर ये वाला जो है वो इस वाले के प्रभाव में हो गया, तो ये भी इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। तो इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, है ना। अभी देखो इनके मान देख लेते हैं हम क्या होते हैं। देखो ये तो आपका पहला है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसे हम द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बोलते हैं। पीपीटी में देखिएगा एक बार, इसका जो मान होता है हमारे पास, इस पर जो टोटल जो हमारे पास नेट आकर्षण बल जब अणुओं के मध्य में इस प्रकार का काम कर रहा है, तो उसका मान कितना होता है, म्यू नॉट आपके पास बराबर होता है -2 म्यू की पावर 4 3r6 r की पावर 6 के टी के बराबर होता है। इसका मतलब ये आप देख सकते हो म्यू नॉट जो है वो r की पावर 6 के क्या है, 1 मतलब व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती है। और ये जो नेगेटिव चिन्ह है ना, नेगेटिव चिन्ह वो फॉर्मूले में इसलिए लगाया, देखो म्यू नॉट के आगे माइनस है, तो -2 म्यू की पावर 4 है, तो ये माइनस क्यों लगाया है, ये माइनस जो है वो आकर्षण को दर्शाने के लिए लगाया है ना। तो इसका ना इनके प्रभावित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, ये सिर्फ ये बताने के लिए लगाया कि आकर्षण हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये देखो आगे क्या हो रहा है, इसका मतलब आपका जो म्यू नॉट है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर -6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो आपका म्यू है वो क्या है, यहाँ पर म्यू की पावर 4 जो लिखा है वो है आपका डायपोल मोमेंट या फिर द्विध्रुव आघूर्ण। r जो है वो वहाँ पर अणुओं के मध्य की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। k जो है वो आपका कहलाता है बोल्ट्ज मान, गैस कॉन्स्टेंट कहलाता है, या इसका मान फिक्स होता है ना, गैस कॉन्स्टेंट का मान। उसके बाद t जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हमारे पास, है ना। ये जो इफेक्ट है ये किज़ॉम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको किज़ॉम इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 द्विध्रुव है और ये 2 द्विध्रुव के आपस में मतलब ये एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे की तरफ ओरिएंट होते हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ अभिविन्यासित रहते हैं। तो ये जो फोर्स है ये उनके अभिविन्यास पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिएंटेशन भी फोर्स भी बोल देते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नया जो हमारा सेकंड जो फोर्स है वो हमारा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। देखो मैंने अभी आपको बताया कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल जो इंटरेक्शन है इसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास द्विध्रुव उपस्थित होता है ना, एक तो द्विध्रुव अणु उपस्थित होता है, एक तो परमानेंट डायपोल वाला अणु उपस्थित होता है। वो परमानेंट डायपोल वाला जो अणु है वो क्या करता है, दूसरे उदासीन से इंटरेक्ट करता है। मैंने अभी डायग्राम बना के आपको बताया था, उदासीन वाले से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और जब भी उदासीन वाले से इंटरेक्ट करता है तो उस उदासीन वाला जो है, जो न्यूट्रल वाला है, उसमें भी क्या होने लग जाता है, डायपोल इंड्यूस हो जाता है। और फिर इस प्रकार से डायपोल इंड्यूस डायपोल, क्योंकि दूसरा जो है वो दूसरे के प्रभाव में है, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया, हम इसको बोल देते हैं। ये जो थ्योरी है ये हमें दी गई थी, डेबाय नाम के साइंटिस्ट थे, डेबाय नाम के साइंटिस्ट थे 1920 में ये हमको डायपोल इंड्यूस डायपोल समझाया था डेबाय नाम के साइंटिस्ट ने। इसीलिए इस फोर्स को हम डेबाय फोर्स भी बोलते हैं या डेबाय इंटरैक्शन भी हम इनको बोल देते हैं, है ना। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कि इस प्रकार जो 2 अणु हो गए हमारे पास, देखो पहला तो ध्रुवीय अणु, मतलब जिसमें परमानेंट डायपोल है, ध्रुवीय अणु, और दूसरा प्रेरित द्विध्रुव जिनके अंदर इंड्यूस हुआ, जो पहले उदासीन था। उनके मध्य में अगर जो बॉन्ड काम कर रहा है वो बॉन्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, वो बॉन्ड डिपेंड करेगा एक तो द्विध्रुव का मतलब जो हमारे पास डायपोल वाला जो अणु था ना, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग सेपरेटेड थे, उनके मध्य में डायपोल मोमेंट कितना है ना, उनका डायपोल मोमेंट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है वो डायपोल कब होगा, जब उसके अंदर नेचर होगी खुद को ध्रुवित करने की, कहीं ना कहीं से नेचर आ सकती होगी, तो उसकी नेचर कितनी है, मतलब वो आसानी से ध्रुवित हो सकता है, वो आसानी से ध्रुवित नहीं हो सकता है, और या फिर उसकी नेचर नहीं है, इन पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो अगर उसकी नेचर ही नहीं है ध्रुवित होने की, अगर उसकी नेचर ही नहीं है ध्रुवित होने की, तो वो क्या करेगा, देखो वो क्या होने लग जाएगा, वो उस ध्रुवीय अणु से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन तो इसीलिए ये बॉन्ड है, ये डिपेंड करता है किस बात पर कि एक तो ये कि द्विध्रुव जो है हमारे पास, डायपोल जो है उसकी दूसरे को इंड्यूस करने की कितनी नेचर है, और एक इस बात पर कि जो उदासीन अणु है उसकी ध्रुवीय होने की कितनी नेचर है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो जो टोटल जो हमारे पास ऊर्जा है इस बॉन्ड के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यू आई हो जाएगी,
जो आपकी म्यू आई है, टोटल बंद ऊर्जा बोल दो या टोटल इंट्रैक्शन के लिए ऊर्जा बोल दो, म्यू आई जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, -2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 आपके पास हो जाएगी, है ना। और वैसे ही यहाँ पर भी जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या दर्शाने के लिए आया है, वो आकर्षण को दर्शाने के लिए यूज़ में लिया है कि भाई यहाँ पर आकर्षण हो रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो म्यू आई है आपका वो क्या हो रहा है, 1 - 2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 है, मतलब ये आर की पावर 6 के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है ना, आर की पावर 6 के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। देखो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाने के लिए लगाया है कि यहाँ पर आकर्षण हो रहा है ना, उसका कोई फॉर्मूले से रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये कि जो म्यू आई है वो आर की पावर 6 के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और चूंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो हम आर की पावर 6 को हम ऊपर की तरफ अगर लेके जाए तो हम इसको आर की पावर -6 लिख सकते हैं। तो आपका जो म्यू आई है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका म्यू आई किससे, म्यू की आर की पावर -6 से डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अल्फा क्या है। अल्फा हमारे पास यहाँ पर जो अल्फा है वो म्यू आई, तो आपको पता है म्यू आई तो इनके यू आई जो है वो तो यहाँ पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए या फिर जो भी रिजल्टेंट इंट्रैक्शन के लिए ऊर्जा है वो है ना, 2 तो एक कांस्टेंट या वैल्यू है। अल्फा जो है आपका वो अल्फा जो है वो अणुओं की ध्रुवणता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, जो कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। म्यू जो है यहाँ पर म्यू स्क्वायर जो लिखा हुआ है, म्यू जो है वो आपका डायपोल मोमेंट है, आर जो है वो क्या है, इनके मध्य में बंध की दूरी है, कि मतलब 2 एटम्स के मध्य में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये वो है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो उदासीन अणु कौन कौन से होंगी। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि नया जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। देखो ये जो इंटरेक्शन होता है मैंने आपको अभी बताया कि क्या है कि ना कुछ तत्व जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन बोल दिया मैंने, ऑक्सीजन बोल दिया, हीलियम बोल दिया, नियॉन बोल दिया, ऑर्गन बोल दिया, तो ये सारी जो गैसेज रहती है ना इनके मध्य में क्या रहता है, ये सारी के सारी के मध्य में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं, है ना। तो इनको मतलब लेकिन इनको उच्च दाब पर, मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है तो मतलब इनको उच्च दाब पर और इन पर क्या किया जा सकता है कि द्रवित किया जा सकता है ना। तो फाइंड आउट करने की कोशिश की इन लोगों ने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो एक मैंने आपको बताया इंड्यूस डायपोल क्या है कि 2 उदासीन अणु थे, मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, देखो ये रहा हमारा डायग्राम है ना, देखो ये रहा 2 उदासीन अणु थे, ये दोनों के दोनों उदासीन जो अणु हैं वो किसी भी प्रभाव के कारण क्या हो गए, द्विध्रुव में परिवर्तित हो गए, इन्होंने द्विध्रुव बना लिया और फिर इनके मध्य में क्या होने लग जाएगा, इंट्रैक्शन होने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, हम इसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो उदासीन अणु जो रहते हैं ना उनके आमने सामने लाने पर क्या होता है, उनमें एक न्यूनतम ऊर्जा रहती है जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। देखो किसी भी अणु के ध्यान रखना, किसी भी अणु के जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी अणु की जो न्यूनतम ऊर्जा है वो उसकी क्या कहलाती है, 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है ना। तो वो उस 0 पॉइंट एनर्जी के कारण ही ये जो अणु है ना ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वली है उसको क्या कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर लेते हैं। और उसको डिस्टर्ब कर लेने के बाद क्या करते हैं ये लोग, उसके डिस्टर्ब कर लेने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर लेंगे और डिस्टर्ब कर लेने के बाद ये खुद को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इनके मध्य में क्या होने लग जाता है, इंट्रैक्शंस होने लग जाती है ना। और वो इंट्रैक्शन होने लग जाती है और फिर क्या करते हैं, इसीलिए फिर ये क्या बना लेते हैं, एक इंड्यूस्ड डायपोल का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके इसी फोर्स को देखो, ये दो मतलब है ना, ये जो बंद है, ये जो बल है, इसकी खोज ना लंदन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी 1930 में। 1930 में एक लंदन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, है ना। और उन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्स है उसके बारे में इन्होंने चीज़ें बताई थी कि उदासीन अणुओं के मध्य में पाए जाने वाला बल है ये, है ना, उदासीन अणुओं के मध्य में पाया जाता है। तो उन्होंने इसकी खोज की थी और फिर उन्होंने कहा था कि, और इन्होंने इसको डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, है ना। इसके 2 नाम हैं, लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी इसलिए इसको लंदन फोर्स बोल लिया। दूसरा ये कि ये डिस्पर्स फोर्स है, ये परिक्षेपित प्रभाव भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इनके मध्य में जब इंट्रैक्शन हो रही है 2 उदासीन अणुओं के मध्य में, जब ये प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल काम कर रहा है या इंड्यूस्ड डायपोल आकर्षण बल काम कर रहा है, तो इस समय इनके मध्य में जो अंतःक्रिया हो रही है, तो जो ऊर्जा इसके लिए चाहिए होती है वो ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, अंतःक्रिया ऊर्जा, इंटरैक्शन एनर्जी UD आपके पास बराबर होती है -3h
म्यू नॉट अल्फा स्क्वायर 4r⁶ हमारे पास रहती है ना। फिर से वही बात कि हमारा जो माइनस है, माइनस चिन्ह जो है वो आकर्षण को दर्शाने के लिए लगाया गया है ना। यहाँ पर जो माइनस का जो चिन्ह है वो आकर्षण को दर्शाने के लिए लगाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अपॉन में 4 की पावर r की पावर 6 है, 4 × r⁶ है। इसका मतलब ये कि ये जो इंटरैक्शन एनर्जी है या फिर हम इसको अंतःक्रिया ऊर्जा UD जो है वो आपके पास क्या होती है, r² की क्या रहती है, व्युत्क्रमानुपाती रहती है ना। r² की व्युत्क्रमानुपाती रहती है। या फिर मैं कह लूँ अगर मैं r की पावर 6 को अगर मैं ऊपर घात में लेके चली जाऊँ है ना, r की पावर 6 को अगर मैं ऊपर लेके चली जाऊँ तो मेरे पास जो हमारा UD रहता है, हमारा जो UD है वो हमारे पास क्या रहता है, ये r की पावर -6 के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है ना। इसके बारे में मैंने बात कर ली। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि अब आप लोगों ने एक चीज़ जो मेन नोटिस की होगी, वो मेन चीज़ ये है कि क्या हो रहा है हमारे पास कि जितने भी ये जो फोर्सेस मैंने आपको बताए, 3 फोर्सेस जो मैंने आपको बताए, कौन कौन से बताए मैंने आपको, एक तो डायपोल इंटरेक्शन बता दिया है ना, दूसरा मैंने आपको बता दिया डायपोल इंड्यूस डायपोल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया एक और इंड्यूस डायपोल बता दिया। तो देखो इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है कि ये जो तीनों ही फोर्सेस हैं हमारे पास, ये तीनों ही जो फोर्सेस है वो r की पावर -6 के क्या है, विद के समानुपाती है। देखो ये रहा पहला जो डायपोल है, ये भी r की पावर -6 के समानुपाती है, ये भी r की पावर -6 के समानुपाती है, और ये भी r की पावर -6 के समानुपाती है ना। इसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं कि तो मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहे हैं है ना। उनके बाद हम बात कर रहे हैं कि दो अणु जब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे है ना, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान रखना, कभी भी जब बंध का निर्माण होता है ना, कभी भी जब बंध का निर्माण होता है तो वो कैसे होता है। देखो क्या रहता है कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है ना, ये एटम है पूरा मेरा, ठीक है। एक और दूसरा एटम मैं बना रही हूँ, ये एटम है मेरे पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये कि जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काम कर रहा है। दूसरा ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस रिपल्शन काम कर रहा है ना। और तीसरा, पहला तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दूसरा न्यूक्लियस रिपल्शन, तीसरा फोर्स काम कर रहा है कि इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, है ना। तो क्या हो गया, मेरे पास 3 प्रकार के फोर्स हो गए है ना। अब मैं बात, एक तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियस रिपल्शन, तीसरा हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, है ना। तो बॉन्ड कब बनेगा, बॉन्ड के लिए तो हमें अट्रैक्शन चाहिएगा। जब भी हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब आकर्षण ज़्यादा होगा, जब भी हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या आकर्षण ज़्यादा होगा तो क्या होने लग जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड हमारे पास तभी बनेगा जब हमारे पास क्या हो रहा हो, इस तरीके से अट्रैक्शन हो रहा हो। और अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन बात कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से और न्यूक्लियस रिपल्शन से, तभी हमारे पास बॉन्ड का निर्माण होगा, है ना। तो जैसे ही ये डायपोल बनता है, डायपोल के बाद क्या होने लग जाएगा, देखो जैसे ही ये डायपोल बनता है तो डायपोल बनने के बाद क्या होने लग जाएगा, है ना। डायपोल बनने के बाद ये 2 एटम में क्या होने लग जाएगा, अट्रैक्शन होने लग जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होने लग जाएगा। तो भाई एक लिमिटेड होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई इनमें अट्रैक्शन इतना हो गया, इनमें कि भाई एक दूसरे के ओवरलैप करे जा रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना।
क्या होगा, देखो एक निश्चित दूरी होगी, जैसे ये दो एटम है पास पास है तो एक निश्चित दूरी होगी, है ना, तभी तो हम बोलते हैं, देखो बॉन्ड की भी बात करते हैं तो मतलब क्या रहता है, एक निश्चित दूरी होगी ना इनकी, तब तक ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उसके बाद ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, है ना। माना कि ये इतनी दूरी पे, ये एक मेरा मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पास आते गए, ये इतने डिस्टेंस तक पास आ गए, है ना। तो भाई एक निश्चित दूरी है ना जब तक ये पास आ रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं इनको और घुमाई जा रही हूँ, इनको और पास में लाई जा रही हूँ, तो इसके बाद क्या होगा पता है, इनके बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने लग जाएगा, ये तो एटम नहीं बनाया मैंने, डायपोल बनाया सीधा, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, एटम ही तो है जो ओवरलैप कर रहा है। तो उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे, रिपल्शन क्रिएट करने लग जाएंगे, न्यूक्लियस है वो क्या करने लग जाएंगे, रिपल्शन क्रिएट करने लग जाएंगे। तो एक निश्चित दूरी के बाद क्या होने लग जाएगा, इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन फोर्स काम करने लग जाएगा। तो हम उसी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो रिपल्शन फोर्स कितना होगा, है ना। तो देखो क्या है, मतलब क्या होने लग जाएगा कि एक निश्चित दूरी से, मतलब ये बहुत ज़्यादा जब एक दूसरे के दो अणु पास आ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, तो उनके मध्य में इलेक्ट्रॉन और नाभिक क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे से रिपल्शन करने लग जाएंगे। तो वो रिपल्शन फोर्स जो है, देखो नीचे लिख रखा है मैंने, वो रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण ऊर्जा जो हमारे पास है, वो रिपल्शन एनर्जी, वो म्यू REP रिपल्शन REPUL CIUN रिपल्शन के लिए, म्यू रिपल्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, K/R⁴ हमारे पास हो जाएगा। जो n है हमारा वो हमारे पास क्या होने लग जाएगा, 9 - 12 के हमको बराबर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं कि अब हम दो चीज़ें जान गए। एक तो ये कि अभी मैंने आपको बताया कि तीनों ही इंट्रैक्शन फोर्सेस की जो ऊर्जा है वो क्या है, R⁻⁻6 की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये तो अट्रैक्शन हो गया, ये उन डायपोल इंट्रैक्शन बोल दूँ, डायपोल इंड्यूस डायपोल बोल दूँ, या इंड्यूस डायपोल बोल दूँ, तीनों में ही हमें म्यू जो है वो R⁻6 मिला है ना। तो ये तो हमारे लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अट्रैक्शन के लिए, है ना। वो तो अट्रैक्शन ही था, डायपोल अट्रैक्शन वो था। और रिपल्शन कौन सा हो गया हमारे पास, रिपल्शन जो है वो म्यू रिपल्शन जो है वो मेरे पास क्या हो गया है, देखना अभी मैंने बताया K/R⁴n हो गया, है ना, K/R⁴n मुझे मिल गया, है ना। तो इसके बेसिस पे मैं एक नया फोर्स लिख सकती हूँ, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो K कांस्टेंट है, इसको हटा दूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ म्यू रिपल्शन, इसको ऊपर ले गई जैसे उस 6 को लेके गई थी, R⁻⁻n, है ना, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये मेरे पास अट्रैक्शन हो गया, ये मेरे पास रिपल्शन हो गया, है ना। तो किसी भी सिस्टम पर अगर मैं बात करूँ तो देखो वहाँ पर हमारे पास रिपल्शन फोर्स भी काम करेगा और अट्रैक्शन भी काम करेगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो एटम क्या एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन हो रहा है, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। वो फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला, है ना। और न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका एटम, इसका इलेक्ट्रॉन, इनमें अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी काम करेगी, रिपल्शन को और इंट्रैक्शन को दोनों को जोड़ दूँ, रिपल्शन को और अट्रैक्शन को दोनों को जोड़ दूँ, उसके बराबर ही काम करेगी ना। तो वही है, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं अभी को, है ना। तो देखो ये तो प्रतिकर्षण फोर्स हो गया आपके पास, रिपल्शन फोर्स हो गया, म्यू REP जो है वो K/R⁴n के बराबर है। n जो है आपके पास 9 से लेके 12 के बीच में वैरी कर रहे हैं। फिर कुल अंतराण्विक ऊर्जा या फिर टोटल इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है वो आपके पास किसके बराबर हो गई है, म्यू, माइनस इसलिए लगाया है मैंने आपको पहले ही बता दिया, माइनस मैंने आपने जितने भी फॉर्मूले अपन ने अट्रैक्शन के देखे उनमें सब में माइनस है ना। तो माइनस जो है वो अट्रैक्शन को दर्शाने के लिए लगाया है। तो माइनस A⁻⁻6 प्लस B⁻n-n, अभी मैंने बताया आपको ये आगे वाली जो टर्म है A⁻⁻6 R⁻6 वाली जो टर्म है वो तो अट्रैक्शन के लिए, आकर्षण के लिए है, जबकि B⁻n वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, रिपल्शन के लिए है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि A और B की गणना अवस्था समीकरण के द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। इसके बाद देखो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो रिलेटेड है, देखो क्या है, वो रिलेटेड है वाटर के स्ट्रक्चर से, कि भाई वाटर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है ना। तो देखो सबसे पहले क्या रहता है कि ना वाटर का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको ना मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, मॉर्गन एंड ऑरेन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि द्रव जल जो रहता है उसका, मतलब वाटर, जनरल वाटर, उसका और हमारी जो आइस है ना, आइस जो रहती है उसका
दूसरा क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, है ना। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन करने पे देखना हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखो क्या मिलता है हमारे पास कि अगर हमने बात की, इन्होंने मॉर्गन और वॉरेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, किसका, वाटर का भी और हमारे पास हमारी जो बर्फ़ होती है उसका भी, है ना। तो जब वाटर का किया, है ना, तो हमारी जो एक ऑक्सीजन थी, ईच ऑक्सीजन जो थी वो हमारे पास कितनी डिस्टेंस पे रहती है देखना। सबसे पहले हम आइस को देखते हैं, है ना। आइस जो रहती है उसके अंदर हमको ऑक्सीजन जो थी, हर ऑक्सीजन जो थी वो हमारे पास 4 अन्य ऑक्सीजन से, देखो इस तरीके से ये 4 अन्य ऑक्सीजन से घिरी हुई मिली। मतलब इसका ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजक संख्या हमको कितने मिल गई, 4 हमको मिल गई, है ना। इसकी तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 4 मिल गया। फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उप सहसंयोजक संख्या अगर 4 है तो हमको क्या आकृति मिल गई, इनकी चतुष्फलकीय, या फिर मैं बोल दूँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल गई, है ना। और डिस्टेंस इनके मध्य में, ऑक्सीजन और इनकी डिस्टेंस जो हमको मिल गई वो कितने मिल गई, 2.76 एंगस्ट्रॉम हमको डिस्टेंस मिल गई, है ना। बर्फ़ के बारे में बात की है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिल गया। उसके बाद चतुष्फल की आकृति, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल गया। आपको भी 12th में आप पढ़ के आए होंगे, 11th में 4th चैप्टर है पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में तो पता होगा, है ना। तो 4 मिल गए। उसके बाद इनके बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो हमको कितने मिल गई, 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य में, मतलब ये वाले डिस्टेंस हमको कितने मिल गए, 2.76 एंगस्ट्रॉम मिल गई। जबकि हम अगर पानी की बात करते हैं तो बर्फ़ है, पानी की बात अगर मैं करती हूँ तो इसमें ऑक्सीजन जो एटम है वो हमारे पास 4 या 5 दूसरे, जैसे ये 4 ऑक्सीजन से घिरा रहता है ना, ये 4 या 5 ऑक्सीजन से घिरा हुआ हमको मिला, ठीक है ना, 4 या 5 ऑक्सीजन से घिरा हुआ मिला। दूसरा ये कि इसकी आकृति के बारे में, चतुष्फल की नहीं होती है इसकी आकृति, है ना। बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पे मिल गई 2.90 एंगस्ट्रॉम हमें मिल गई, है ना। तो अगर हम बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा पास इसके मॉलिक्यूल है, आइस के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल दूर है ना। तो अगर आइस के मॉलिक्यूल हमारे पास ज़्यादा पास है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए था कि ये कम जगह गिरना चाहिए था आइस को, है ना। जबकि इसको क्या है, ज़्यादा जगह गिरना चाहिए था, क्योंकि इनमें बॉन्ड डिस्टेंस कम है, इसमें बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है। कम बॉन्ड डिस्टेंस से मतलब क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास है, और चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होंगे तो वो कम एरिया घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे। जबकि जो आइस है उसमें बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन ज़्यादा है ना पानी के अंदर। तो अगर बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड दूर दूर होंगे। इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा जगह घेरने चाहिए थे। लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप लोग अगर रखोगे, मतलब क्या करोगे आप लोग, अगर पानी को क्या करोगे, फ्रिज में रखोगे पूरा भर के बोतल को, तो क्या मिलेगा, पानी फूला हुआ बाहर मिलेगा, बाहर पानी में निकलता, बर्फ़ जो है वो बर्फ़ बनने के बाद ज़्यादा मिलेगा। तो इसका कोई रीज़न होना चाहिए ना, क्योंकि होना तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चाहिए था। तो क्या रहता है, देखो जो हमारी जो आइस है ना, आइस वो क्लस्टर फॉर्म में रहती है, मतलब इसके बीच में क्या रहता है, वॉइड स्पेसेस रहते हैं जगह जगह पे, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स पास है। एक गुच्छा यहाँ बन गया, ठीक है, फिर थोड़ी जगह दे दी, फिर ये करके ये बन गया, फिर ये देखो ये तो ये देखो ये आइस का एक ग्रुप बन गया, ये आइस का दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा बन गया, बीच में खाली जगह रह गई, है ना। तो ये खाली जगह जो होती है ना, इसकी वजह से इसका एरिया बढ़ जाता है। खाली जगह ये वॉइड है, रिक्त स्थान रह गया, तो जिसकी वजह से इसका जो एरिया है वो बढ़ गया, इसकी तो और जबकि हमारा ये है, इसमें कोई वॉइड स्पेस नहीं है, है ना। तो जैसे ही आप तापमान को इंक्रीज करोगे, है ना, आइस का तापमान आप जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो क्या होने लग जाएगा, बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे, और पिघलने की वजह से पानी बनेगा, और पानी बन के यहाँ पे भी जाएगा, और पानी बन के यहाँ जाएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पानी उस वॉइड में भी चला गया, जबकि यहाँ पे वॉइड में पानी था ही नहीं, है ना। तो ये यहाँ से कम होकर क्या होने लग जाएगा, पानी बनेगा तो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि वॉइड नहीं है यहाँ पर, वॉइड नहीं है, वॉइड एब्सेंट है यहाँ पे, है ना, रिक्त स्थान नहीं है यहाँ पे। जब वॉइड मतलब रिक्त स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान है बीच में,
तो ऑफकोर्स सी बात है रिक्त स्थान की वजह से ज़्यादा जगह घेरेगा, तो इसीलिए हमारे पास आइस का जो आयतन है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। किससे? इससे ज़्यादा होता है ना। तो क्लस्टर फॉर्मेशन के रूप में होता है हमारे पास जो हमारा जल है ना, वो क्या रहता है, जल के अंदर क्या रहता है, देखो इसको हम ना ये बोलते हैं कि जल की संरचना के लिए ना हाइड्रोजन बंध को बताया गया है कि जल जो है वो ना हाइड्रोजन बंध के कारण हमारे पास क्या देता है, छद्म क्रिस्टलीय संरचना या फिर बोलते हैं हम स्यूडो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दर्शाता है। उसके बाद ना इसको हम क्लस्टर मॉडल से समझते हैं कि ग्रुप बना के रहता है, फिर जल के विभिन्न अणु चतुष्फल की व्यवस्था में परस्पर हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं, मतलब झुंड बना के खड़े रहते हैं, है ना, मैंने आपको अभी बताया। और फिर इस तरीके से इसमें चीज़ें होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीरो से लेके 4 डिग्री जो तापमान रहता है उस पर क्या रहता है हमारे पास, आप लोगों को बता दूं मैं कि उस वक्त में क्या रहता है हमारे पास, जो जल का जो घनत्व है हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, अधिकतम मिलता है। अब एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, देखो मैंने अभी आपको बोला कि जल का जो संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो क्रिस्टलाइन या फिर क्रिस्टल मॉडल के बेसिस पे समझा सकते हैं। तो देखो कुछ अणु तो एकल फॉर्म में है, कुछ अणु जो है वो क्लस्टर बना के हमारे पास प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, जल की संरचना को आप लोग समझ सकते हो। आई होप दैट आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हो, आप फॉर मोर रेफरेंस अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को पढ़नी है, पहली है B.R. पुरी शर्मा एंड पठानिया, सेकेंड है A.S. नेगी S.C. आनंद, थर्ड है कुंदू एंड जैन, फोर्थ है सुरेश आमीटा, R.C. खंडेलवाल, आरामीटा एंड J. वर्दिया। फॉर मोर डिटेल आप लोग कॉलेज कैंपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है आपका और ईमेल एड्रेस है, या फिर आप सीधा कॉलेज आकर भी जो भी आपको नॉलेज लेनी है करियर रिगार्डिंग या फिर अपने कोर्स के रिगार्डिंग, सिलेबस रिगार्डिंग आप नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू सो मच।